हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक आज बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर सेकंड में इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाते हुए उसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इटली की एकीकरण में जो समस्याएं थी उनके बारे में, मेटरनिक, ऑस्ट्रिया, मेज़नी, चार्ल्स एल्बर्ट और नोवारा के युद्ध में परास्त होने के पश्चात विक्टर इमैनुअल का इटली की राजनीति में जो प्रवेश हुआ उसके बारे में बताया था। आज इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। मार्च 1849 में पिडमोंट सार्डिनिया का शासक बनने पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय की ऑस्ट्रिया के साथ संधि हुई, लेकिन उसे संसद का समर्थन नहीं मिला, अतः उन्होंने संसद को भंग कर दिया। विक्टर मध्यम मार्गी उदार नीति को अपनाकर सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली के एकीकरण में विश्वास करते थे। पिडमोंट की जनता उन्हें ईमानदार राजा कहने लगी और पिडमोंट के द्वारा इटली के उद्धार की बात सोचने लगी। इसी समय विक्टर इमैनुअल को 1852 में काउंट कैबूर जैसा प्रधानमंत्री मिला, जिसकी गणना 19वीं शताब्दी के महान कूटनीतिज्ञों में की जाती है। अब काउंट कैबूर के बारे में और इनकी जो इटली के एकीकरण में जो भूमिका रही उसके बारे में पढ़ेंगे। कैबूर का जन्म 1810 में ट्यूरिन, सार्डिनिया के एक कुलीन परिवार में हुआ। सैन्य शिक्षा प्राप्त कर राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों की इन्होंने यात्राएं की। 1848 में वे पिडमोंट सार्डिनिया की प्रथम संसद के सदस्य चुने गए। 1850 में वित्त व उद्योग मंत्री और 1852 में विक्टर इमैनुअल ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। कैबूर की मानवता और कैबूर का ये मानना था कि पिडमोंट व सेवाए राजवंशी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कैबूर के जो राजनीतिक विचार और उद्देश्य थे उनकी जानकारी लेते हैं कि कैबूर भी मेज़नी के समान देशभक्त थे, किंतु उनके विचार मेज़नी के गणतंत्र से भिन्न थे। कैबूर राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति में उन्हें अधिक विश्वास था। वे इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाकर ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालकर यूरोपीय महाशक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। कैबूर ने कहा, हम चाहे या न चाहें, किंतु हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर करता है। वे पिडमोंट व सार्डिनिया का इटली के नेतृत्व हेतु उसे आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाना चाहते थे। अपनी कूटनीति से कैबूर ने ऑस्ट्रिया के चारों ओर एक ऐसा जाल बिछाया कि वह इटली के एकीकरण को रोक नहीं पाया। वस्तुतः कैबूर के बिना मेज़नी का आदर्शवाद तथा गैरिबाल्डी का सैन्यवाद निरर्थक सिद्ध होता। कैबूर ने अपनी कूटनीति में दोनों का उचित सामंजस्य स्थापित किया। अब कैबूर की गृह या मतलब आंतरिक और विदेश नीति के बारे में चर्चा करते हैं। कैबूर ने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के आधार पर सार्डिनिया पिडमोंट को भी पूर्णतः वैधानिक राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उसने स्वशासी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया। कैबूर के प्रयत्नों से पिडमोंट को मेज़नी जैसे गणतंत्रवादियों, गैरिबाल्डी जैसे क्रांतिकारियों, कार्बोनरी जैसी गुप्त संस्थाओं तथा युवा इटली जैसे अनुशासित संस्थाओं का सहयोग मिला। कैबूर ने राज्य की उन्नति हेतु कृषि, व्यापार, उद्योग के विकास के प्रयत्न किए, सेना के संगठन में सुधार किए, शिक्षा की उन्नति के लिए व चर्च के प्रभाव और विशेषाधिकार को कम करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। कैबूर की इस आंतरिक नीति के परिणाम स्वरूप पिडमोंट एक समृद्ध, सुदृढ़ और सशक्त राज्य बन गया। लेकिन कैबूर की जो विदेश नीति थी वो इतनी कूटनीतिपूर्ण थी कि उसने एकीकरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैबूर ने ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय शक्तियों से मित्रता व सहानुभूति का प्रयास किया
उसने विदेश नीति के अंतर्गत निम्न कार्य किए। क्रीमिया का युद्ध और कैबूर को इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति करने का अवसर क्रीमिया के युद्ध ने दे दिया। 1854 में इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस के विरुद्ध तुर्की का पक्ष लेने के लिए लिया। तब कैबूर ने बिना किसी शर्त के क्रीमिया युद्ध में इन दोनों की सहायता के लिए अपने 18,000 पिडमोंट सैनिक वहां भेज दिए। वस्तुतः इस युद्ध में इंग्लैंड व फ्रांस की सहायता करना कैबूर की महान कूटनीति व दूरदर्शिता का परिणाम था। विक्टर इमैनुअल ने भी कैबूर की नीति का समर्थन किया। युद्ध की समाप्ति पर पेरिस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस व ऑस्ट्रिया के साथ कैबूर को भी सार्डिनिया पिडमोंट के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका ऑस्ट्रिया द्वारा विरोध किया गया। सम्मेलन में कैबूर द्वारा इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करने पर उसे इंग्लैंड के विदेश मंत्री का समर्थन मिला। अन्य यूरोपीय राज्यों का ध्यान भी इटली की ओर गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का अभ्युत्थान हुआ। मतलब कि क्रीमिया में उसने क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड का साथ दिया था, इसलिए अब उसे यूरोपीय राज्यों का समर्थन प्राप्त हो गया और यूरोपीय राज्यों को ऑस्ट्रिया द्वारा जो इटली में हस्तक्षेप किया जा रहा था उसकी जानकारी मिलने लगी। पेरिस सम्मेलन कैबूर की महान विजय थी। ऑस्ट्रिया को विवश हो लोम्बार्डी व वेनेशिया में शासन की कठोरता तथा निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश वापस लेने पड़े, किंतु अभी भी इटली के देशभक्तों का विरोध कम नहीं हुआ। अब इसके परिणाम स्वरूप प्लोम्बियर्स का समझौता हुआ। कैबूर इस बात से परिचित था कि इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ होने के बावजूद वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली को सहायता नहीं देगा। अतः कैबूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से 21 जुलाई 1858 को प्लोम्बियर्स पहुंचकर फ्रांस और सार्डिनिया के बीच एक गुप्त समझौता किया, जिसकी मुख्य शर्तें थीं। नेपोलियन ने सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होने पर सार्डिनिया को सैन्य सहायता देना और कैबूर ने फ्रांस को इसके बदले में सेवाए व नीस के प्रदेश देना स्वीकार किया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया को निकाल देने के बाद लोम्बार्डी व वेनेशिया तथा कुछ अन्य भाग सार्डिनिया के राज्य में मिला दिए जाएंगे। इटली को 4 भागों में विभाजित कर एक संघ बनाने की योजना व नेपोलियन के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को नए राज्य का शासक बनाना स्वीकार किया गया। तीसरी जो शर्त थी उसके अनुसार विक्टर इमैनुअल की पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट से होना निश्चित किया। कैबूर न तो इटली के 4 टुकड़े और न ही विक्टर इमैनुअल की पुत्री का विवाह जेरोम से करना चाहता था, परंतु फ्रांस की सहायता प्राप्त करने हेतु इन शर्तों को उसने स्वीकार कर लिया। नेपोलियन भी इटली की स्वाधीनता तो चाहता था, किंतु एकीकरण के पक्ष में नहीं था। अब कि क्योंकि ऑस्ट्रिया युद्ध करना चाहता था इटली के विरुद्ध और कैबूर उसे मौका देना चाहता था, तो अब हम देखते हैं कि स्थिति क्या बनी। प्लोम्बियर्स में यह तय किया गया था कि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे और इटली आत्मरक्षा के लिए लड़ने वाला लगे। पिडमोंट के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ब्रिटेन ने सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव दूर करने हेतु कांग्रेस आमंत्रित करने का सुझाव दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया दोनों एक दूसरे के सैन्य बल के संबंध में आपस में उनमें मतभेद थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि वो पूर्ण रूप से इटली जो है वो निशस्त्रीकरण का पालन करे, जबकि दूसरी तरफ कैबूर चाहता था कि वो अपने सैनिकों को लोम्बार्डी से हटा ले। अतः
दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए और ब्रिटेन का प्रस्ताव असफल रहा। 23 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को 3 दिन के भीतर निशस्त्रीकरण का अल्टीमेटम दे पालना न करने पर सार्डिनिया के विरुद्ध युद्ध की बात कही। कैबूर इस अवसर की तलाश में था। 29 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। सार्डिनिया की ओर से विक्टर इमैनुअल और फ्रांस की ओर से नेपोलियन तृतीय ने 3 मई को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों की संयुक्त सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया। लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार हो गया। वेनेशिया पर इटली के अधिकार से पूर्व नेपोलियन तृतीय ने सार्डिनिया से बिना पूछे युद्ध बंद कर दिया। अब क्योंकि सार्डिनिया को ये लग रहा था कि यदि युद्ध जारी रहता है तो उसे लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन नेपोलियन तृतीय द्वारा अचानक युद्ध बंद कर दिया गया और तत्पश्चात उसने ऑस्ट्रिया के शासक के साथ विला फ्रैंका की संधि की। ऑस्ट्रिया की पराजय से इटली के एक शक्तिशाली राष्ट्र के लक्षण दिखने लगे, लेकिन नेपोलियन तृतीय चौकन्ना हो गया क्योंकि उसे प्रशा और फ्रांस के कैथोलिक का भी भय था। अतः उसने 11 जुलाई 1859 को विला फ्रैंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रियाई सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम की शर्तें तय कर ली, जिसके अनुसार लोम्बार्डी का प्रांत फ्रांस को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। फ्रांस ने इसे सार्डिनिया को दे दिया। वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का पूर्ववत अधिकार फ्रांस ने मान लिया और परमा, मोडेना और टस्कनी के शासकों को पुनः गद्दी वापस कर दी गई। अब ये जो विला फ्रैंका की संधि थी, इससे इटलीवासी व कैबूर जो थे दोनों नाराज हो गए। विजय के अंतिम क्षणों में नेपोलियन तृतीय द्वारा बिना पूछे युद्ध बंद कर देना इन इटलीवासियों और कैबूर दोनों को विश्वासघात पूर्ण लगा। कैबूर ने विक्टर इमैनुअल से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखने को कहा, लेकिन विक्टर इमैनुअल ने व्यवहारिक पक्ष को देखकर ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि हुई। अब लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का विधिवत अधिकार हो गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। तो ये कैबूर की और विक्टर इमैनुअल की एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब मध्य इटली में एकीकरण की लहर। सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया युद्ध में सार्डिनिया की विजय से मध्य इटली के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। जनता ने परमा, मोडेना, टस्कनी के शासकों को निकाल दिया। ब्रिटेन ने मध्य इटली के राज्यों का समर्थन किया, लेकिन ऑस्ट्रिया व प्रशा ज्यूरिख की संधि के अनुसार मध्य इटली में पुराने शासकों को गद्दी पर बैठाया जाए। नेपोलियन भी मध्य इटली के राज्यों का पिडमोंट सार्डिनिया में मिलाने पर सहमत नहीं था, क्योंकि उसे लगने लगा कि अगर ये राज्य इटली में मिला लिए गए तो इटली एकदम बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता था। 1860 में कैबूर पुनः पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना। तब उसने नेपोलियन तृतीय से कहा कि यदि वह मध्य इटली के राज्यों को पिडमोंट में सम्मिलित होने देगा तो इसके बदले में इटली उसे नीस व सिवाय के प्रदेश दे देगा। इधर इटली के राज्यों ने पिडमोंट के साथ मिलने का निर्णय किया। सेवाय व नीस फ्रांस को मिल गए। इस प्रकार कैबूर की नीति से सार्डिनिया का एक छोटा राज्य 1 वर्ष में ही एक विशाल राज्य बन गया और उससे फ्रांस भी प्रसन्न हो गया। लेकिन इससे इंग्लैंड फ्रांस से नाराज हो गया, क्योंकि वो नीस पर ये नहीं चाहता था कि फ्रांस का अधिकार हो जाए।
और साथ ही गैरिबाल्डी ने इस समय कहा कि कैबूर ने मेरी मातृभूमि नीस को बेच दिया और मुझे विदेशी बना दिया। नेपल्स और सिसिली में विद्रोह हुए। अब क्योंकि संपूर्ण इटली जो था वो एकीकरण के प्रति जागरूक हो गया था, तो अब आगे क्या स्थिति हुई कि कैबूर के प्रयत्नों से इटली के मध्य व उत्तरी भाग एक राज्य सत्ता के अधीन आ गए, लेकिन वेनेशिया, रोम, नेपल्स व सिसिली इटली से बाहर थे। अतः 1860 के अंत में कैबूर ने दक्षिण इटली की ओर ध्यान दिया। 1821 से 1860 तक का नेपल्स का इतिहास जो है वो निरंकुशता का इतिहास रहा। हालांकि वहाँ के शासक ने बाद में कुछ सुधार के प्रयत्न किए, किंतु नेपल्स व सिसिली में जो वास्तविक जागरूकता या देशभक्ति का संचार हुआ, उसमें क्रांति पैदा करने व उसे सफल बनाने का श्रेय गैरिबाल्डी को दिया जाता है, जो कि इटली के एकीकरण का अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के 3rd पार्ट में चर्चा करें। थैंक यू।